हेलो गाइस, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एनसीईआरटी बुक के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट के लिए। तो हमारा कक्षा 10th की बुक्स ज्योग्राफी की, जिसका पार्ट 6 चल रहा था, विनिर्माण उद्योग। आज पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को ध्यानपूर्वक से पढ़ना अच्छे से। अगर आवाज़ ना आए, मुझे पता है कि आज आवाज़ स्लो आएगी थोड़ी, तो कृपया करके आप शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं या अपनी ईयरफोन का उपयोग कर लें प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, विनिर्माण उद्योग को शुरू करते हैं। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया था। दिवाली का समय था। हरीश अपने मम्मी पापा के साथ बाजार यानी मार्केट में गया था। उन्होंने उसके लिए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे थे और उसकी माँ ने बर्तन खरीदे। चीनी यानी चाय, शक्कर, जो भी खरीदना है, गुड़, मृदा के दीप खरीदे, मिट्टी के दिए। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। तो आपको पता है, दिवाली पर तो दुकानें लपझप और इतनी भीड़ रहती है हद से ज़्यादा बाज़ारों में। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। हरीश से उसके पिताजी ने कहा कि ये जूते होते हैं और कपड़े होते हैं और ये शक्कर होती हैं, ये बड़े उद्योगों में मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर या कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। दीपक कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जो कच्चे पदार्थ होता है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए यानी बेचने के लिए, जैसे मिट्टी हुई, तो चिकनी मिट्टी को हम खेत में से या किसी क्षेत्र में से लाएंगे, तो उसको फिर हम खूंदेंगे। खूंदने के बाद में उसके दीपक या मटके या ईंटें आदि बनाए हैं। तो वो कच्चा माल हुआ ना, तो कच्चा माल से फिर उसको पकाया जाएगा, तब वो उस पर क्या वो पकाव में आएगा, तो पक्की हो जाएगी और पक्की होने के बाद पर उस पर रंग कर दिया जाता है, तो वो नई उत्पाद यानी मूल्यवान वस्तु के रूप में निकल कर आती है। तो इसे ही वस्तु के विनिर्माण का या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से बनते हैं? जो पता है आपको, 1 टन कागज़ बनने पर कितने पेड़ों को काटा जाता है? 17 पेड़ों को काटा जाता है। चीनी गन्ने से बनती है, पता है ना आपको, गन्ना से बनती है चीनी, और चीनी से ही के साथ में ही गन्ना से बनता है गुड़। और जो आपके दादाजी या आपके देखे होंगे गाँव में, तो तंबाकू पीते हैं ना, उसमें डलती है क्या, राब, उसे राब कहते हैं हमारे गांव के क्षेत्रों में। तो आपके क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता होगा, बट हमारे राब कहते हैं। तो राब भी ये गुड़ बनाया जाता है ना, उसका कचरा होता है ना, उसे ही राब बोला जाता है, और उसमें तंबाकू में उसको मिलाया जाता है, तो बहुत स्वाद बनती है तंबाकू। लोहा इस्पात लोहा अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। क्या आप जानते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि किस किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में, जैसे पीने योग्य पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक यानी मजदूर लगे हुए हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के जो अंदर कार्य करते हैं विनिर्माण उद्योगों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व क्या होता है? विनिर्माण का महत्व, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास के रीढ़ से समझते हैं, क्योंकि
विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक हैं। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक हैं, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। तो ये क्षेत्रक है, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक होता है ना, वो सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन के एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि किसान पर निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यानी देश का अगर हमें विकास बढ़ाना है तो हमें ऐसी चीज़ों को, ऐसी नई नई चीज़ें बनानी है, नई नई तकनीकें सोच कर लानी है जो हमारे देश ही नहीं उसे अंतर्राष्ट्रीय से यानी देश के स्तर पर खरीदा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदा जाए। आयात और निर्यात हो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन और गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। 27% में से 17% ही है और 17% में से भी क्योंकि 10% भाग खनिज और खनन, गैस, विद्युत आदि के लिए ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35%। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। इसका तात्पर्य है कि अगले कुछ दशक में बढ़ोतरी 12% की अपेक्षित है दशक में, और वर्ष 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% की प्रति वर्ष की दर से हुआ है। अब पढ़ेंगे औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति उद्योगों की स्थापना स्वभाव जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों की स्थापना स्वभाव जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन और बाजार की आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों के एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है।
मुश्किल पाते हैं आजकल। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इसी प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों में दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहते हैं। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़े उद्योगों समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से गिरे हैं। उद्योग बाजार से संबंधित हैं। निवेश, कच्चा माल तथा अथवा उसके घटक, उत्पादक घटक, भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, जिनमें आएगा परिवहन, कारखाना, तैयार माल उत्पाद परिवहन में होता है। फिर इनका बाजार में जाते हैं, फिर पूंजी आती हैं, फिर ये वापस वहीं पर जाते हैं। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्ध भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, उसी स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत क्या होती है और उसी स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, उत्पादन वितरण की लागत। अब पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाइए, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विभिन्न विनिर्माण आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं और खनिज पर आधारित उद्योग होते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग जो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम के वस्त्र और रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल उद्योग आदि हम कृषि पर आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रोल, रसायन उद्योग आदि हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग, आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन में कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग, एक लघु उद्योग परिसंपत्ति के एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित रहती है और अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती हैं। यह निवेश मूल्य सीमा के समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल आदि हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में, उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हैं। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास में चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। सहकारी उद्योग,
जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है और उस संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन की अनुपातिक होती हैं, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल के आधार पर तैयार माल की मात्रा और बाहर के आधार पर उद्योग, भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल को प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। तेल, बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, मोटर गाड़ी, पेंट की ब्रश, विद्युत बल्ब, पोत निर्माण, सिलाई मशीन आदि। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। अब पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि इसका उद्योग उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एक सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई हाथों से बनाते थे। कपड़े और बुनाई करके तकनीकों से बनाए जाते थे और 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय हथकरघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, फिर होती है बुनाई, फिर होता है रंगाई व परिष्करण, फिर होता है वस्त्र का निर्माण। तो रेशा उत्पादन कच्चा रेशा से होता है, धुनाई कताई सूत के द्वारा होता है, फिर बुनाई कपड़े की होती है, फिर उसमें रंगाई व परिष्करण वस्त्र गारमेंट्स यानी कपड़े की दुकानों पर जाते हैं। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? 1854 में मुंबई में लगाया गया था पहला सफल सूती वस्त्र। याद कर लेना, 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। सूती वस्त्र उद्योग सफल। यूरोप 2 विश्व युद्धों में जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, निम्नयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों को, गांठ बनाने वालों को, कताई करने वालों को, रंगाई करने वालों को, डिजाइन बनाने वालों को, पैकेट बनाने वालों को, सिलाई करने वालों को जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर और पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र का कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों में मिला होता है। हाथ से बुनी हुई खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों का उनके घरों में बड़े पैमाने के पर रोजगार प्रदान करता है, पर अब ये कम हुआ है। कुटीर उद्योग का प्रयोग कम हो गया है। महात्मा गांधी क्या करते थे? महात्मा गांधी क्या करते थे? जो ये सूत कातने और खादी बनने का काम करते थे। हमारे देश में विद्युत चालित हथकरघों, ये करघ हैं जो हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत निर्यात करता है। भारत जापान को जो सूत है उसको बेचता है और भारत में बने सूती वस्त्र, भारत में जो सूती वस्त्र बनते हैं
वो अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड और रूस और फ्रांस और पूर्वी यूरोपीय देश नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश हैं, मतलब इन देशों के हैं। सूती रेशे में विश्व व्यापार हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग का हिस्सा है। हमारे कताई कारखाने विश्व पर स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं इसका उपभोग करने में सक्षम है, तो उपयोग नहीं कर पाती और उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ भी हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशम से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के लिए प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना की आवश्यक है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है तथा इसे आयात करने की। तो ये हैं दोस्त भारत का वस्त्र उद्योग के आधार पर कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो ये ब्लैक टिक हैं, ये वाला ये सूती वस्त्र का है, और जो ये रेड टिक हैं ये ऊनी वस्त्र का हैं, और ये जो स्कैनर की तरह हैं ये रेशम वस्त्र का है। तो शुरू कर लेते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में है चेन्नई, तो यहाँ पर है सूती वस्त्र उद्योग। मदुरई सूती वस्त्र उद्योग है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग है। मैसूरू में रेशम वस्त्र उद्योग है। बेंगलुरु में है ऊनी वस्त्र उद्योग, और कोलार में है रेशम वस्त्र उद्योग। बेलगावी कर्नाटक में है, तो यहाँ पर है रेशम वस्त्र उद्योग। पुणे में मुंबई में ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र उद्योग है। पुणे में है सूती वस्त्र उद्योग। औरंगाबाद, जलगांव, हरदा, सूरत और वडोदरा, इनमें सभी में सूती वस्त्र उद्योग है। देवास, उज्जैन, अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट, इनमें सभी में सूती वस्त्र उद्योग है। अहमदाबाद और जामनगर में ऊनी वस्त्र उद्योग भी हैं। बारामूला में यहाँ पर रेशम वस्त्र उद्योग है। और श्रीनगर, अनंतनाग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैं यहाँ पर भी रेशम वस्त्र उद्योग है। और ऊन वस्त्र उद्योग है बारामूला में भी। अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, पानीपत, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, वाराणसी में नहीं है, मिर्ज़ापुर, इनमें सभी में ऊन वस्त्र उद्योग है। और आगरा और मुरादाबाद ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दो हैं। मुरादाबाद में और कानपुर में यहाँ पर है सूती वस्त्र उद्योग। मुर्शिदाबाद, बांकुरा, हावड़ा, हुगली। अब यहाँ पर मुर्शिदाबाद में क्या है, रेशम उद्योग हैं। और रेशम वस्त्र, बांकुरा में भी रेशम वस्त्र उद्योग है। हावड़ा में और हुगली में सूती वस्त्र उद्योग है।
आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने व नई मशीनरी का उपयोग आवश्यकता है। अन्य समस्याओं को कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा आदि हैं। यानी जो मानव द्वारा निर्मित हैं वस्त्र, उनमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और जो विद्युत के द्वारा भी आपूर्ति वो दूर करने में, नई मशीनरी का उपयोग करने में उनकी आवश्यकता है। अब आते हैं पटसन उद्योग। भारतीय पटसन व पटसन निर्माण सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत बांग्लादेश के जस्ट बाद में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत पटसन उद्योग के मामले में। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला थी, उसमें स्थित है। 98 किलोमीटर लंबी, बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन में मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन का संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य ओडिशा, बिहार, यूपी से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक हो। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका था और कनाडा, गाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव नियमनीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। अब आता है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसका सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी में मिले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी राज्य में फैली हुई चीनी मिलों का 60% यूपी है तथा बिहार में है। 60% चीनी मिल हैं, सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार में है। यह उद्योग मौसमी हैं, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों में मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी थी। इसका मुख्य कारण था कि गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी महाराष्ट्र में है, जो गुणकारी हैं। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना और पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल है। परिवहन असमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्की और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक
उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताएं वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता है। इस्पात के उत्पादन का खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी हैं, स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2019 में भारत में 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। इस्पात निर्माण प्रक्रिया क्या है? झोंकदार भट्टी और ढलवा लोहा। तो कच्चे माल का पहले तो कारखानों तक परिवहन होता है, फिर लोहे को गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जिसमें मिलाया जाता है और इसमें मिलाने के बाद में धातु को मेल हटाया जाता है और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसे तरल पदार्थ के रूप में सांचों में डाल दिया जाता है, फिर जिससे ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। फिर इस्पात कैसे बनता है? ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम निकाल कर शुद्ध किया जाता है। फिर इस पर रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई आदि धातुओं का आकार देकर अलग अलग तरीके से प्रयोग में किया जाता है। भारत में कुल इस्पात उद्योग उत्पादन कहाँ है? 2015-16 के वर्ष में 106.66 टन मिलियन का उत्पादन हुआ है। 2016 से 17 में 120.14 मिलियन का टन में उत्पादन हुआ है। 2017 से 18 में 126.85 मिलियन लोहे का उत्पादन हुआ है इस्पात का। और 2018-19 में 101 यानी घटोतरी आई 101.29 इसमें कुल इस्पात उत्पादन हुआ है। 2019 से 20 में 102.62 इसमें भी घटोतरी आई है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा भारत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। लोहा इस्पात संयंत्र, लोहा और इस्पात संयंत्र। बरनपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, यहाँ सभी पर लोहा इस्पात उद्योग है। विजयनगर, भद्रावती, सेलम, यहाँ पर भी हैं लोहा इस्पात उद्योग। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें से री-रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील व या निर्धारित अनुपात के मृदु या मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। इनमें क्या, जैसे भी बर्तन ले लो, बर्तनों में स्टील के होते हैं, उनमें एल्यूमिनियम, लोहा आदि मिलाया जाता है, तब जाकर उन पर चमक आती है। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से पहले इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं, यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। सेल के फुल फॉर्म होते हैं, एक बार याद कर लेना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1950 के दशक में भारत चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था।
भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। तो आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूलित सापेक्षिक है परिस्थितियां हैं। इनमें लोहा इसकी कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक मिलते हैं यानी सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभावना सम्मिलित है। और यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, तो हम इनके पूर्ण संभावना का विकास नहीं कर पाएंगे। इसके निम्न कारण हैं उच्च लागत और तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों में आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू की मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग का प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। तो चीन और भारत का आंकड़ा जो उत्पादन का मीटर के टन के हिसाब से, तो 1000 मीटर से थोड़ा सा लगभग नीचे रहा। 996 में 2019 में चीन का आंकड़ा रहा है, 111 भारत का रहा है। भारत वेरी लॉस में है, देखो शुरू से ही वेरी लॉस में। चीन हाई स्पीड से हाई चलता रहा है, देखो 870.9, 18 में 928.3, 19 में 996। एल्यूमीनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक और लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एल्यूमीनियम का। और कई उद्योगों में इसका इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे इनके विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश में एल्यूमीनियम की प्रगलन संयंत्र कहाँ हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में हैं। ये एल्यूमीनियम के इस्पात रहे जो नाल को प्रागलाक पट्टी लेप मिल रही हैं, मिल है। ये प्रागलाकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थों के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान होती हैं उनका जैसा प्रतीत होता है और प्रयोग किया जाता है कि प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की एल्यूमीनियम वेस्ट का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम उद्योगों के वर्गीकरण की प्रक्रिया है। क्रायोलाइट, ये एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती हैं। बॉक्साइट, ये कच्चा माल होता है। ये बॉक्साइट की खनन से मिलता है। फिर इसको परिवहन रेल या समुद्री जहाज में किया जाता है। फिर ये एल्यूमिना, ये बॉक्साइट दलहन और एल्यूमीनियम शोधशाला बनाई जाती है। फिर प्रागलक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना। शोधशाला में कैल्सियस युक्त पेट्रोलियम को कोयला खान से पिच एल्यूमीनियम प्रागलक होती हैं। और एल्यूमीनियम प्रागलक से विद्युत भी इसमें दी जाती है थोड़ी। 18,600 की वाट प्रति टन अयस्क विद्युत में भी काम में ली जाती है। इसको एल्यूमीनियम के तार बनते हैं ना। स्थापना की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति, कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध। रसायन उद्योग क्या है? भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। सकल घरेलू उत्पाद में 3% है।
यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। रसायन उद्योग आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व के में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल होते हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाना है हमको। उर्वरक उद्योग, अब पढ़ते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया फॉस्फेटिक उर्वरक DAP तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन फॉस्फेट शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं हैं। हरित क्रांति के बाद में उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु और यूपी, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों में जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आपको पता है सीमेंट का उपयोग घर आदि बनाने में, कारखाने, पुल, सड़कें बनाने, हवाई अड्डा बनाने, बांध बनाने, बिल्डिंगें बनाने बड़ी बड़ी उनमें किया जाता है। इस उद्योग के भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पर और कब लगाया गया था। 1904 में चेन्नई, तमिलनाडु में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता के आधार पर कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया के बाजारों में मांग बढ़ती है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही के रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योगों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति वृद्धि करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है, यानी तेजी से परिवहन के साधन है। ये सब भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहन का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिसमें इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। कहाँ है? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर
हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु आदि के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। ये क्या है? सूचना पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, और जो सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग हैं और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जिनमें अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों का बनाया जाता है और उनको काम में लिया जाता है, फिर बेचा जाता है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इस इमेज में, ये हैं HPL रूपनगर में केबल निर्माण पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में हैं। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निरंतर विकास हो रहा है। इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय नियमनीकरण। यद्यपि उद्योगों के भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हो रही है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु और जल पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा भी जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों का उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। और वायु में ये क्या निलंबित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, धुल जाती हैं। आपको पता नहीं चलता कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जगह जगह क्षेत्रों पर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और वो और कुछ जहरीली गैसें भी छोड़ती हैं, तो इससे वायु में प्रदूषण हो रहा है। और फिर अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण यही है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है प्रकृति को। निलंबित कणनुमा पदार्थ में ठोस व द्रव्य दोनों का ही है प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुआसा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं और धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक आकार तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में जल छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग आदि हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। श्रीनगर। अब स्टार का मतलब क्या होता है इसके भी जान लेते हैं कि है इसमें ये सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ पर है। श्रीनगर में, मोहाली में, नोएडा, जयपुर में और गांधीनगर में है। गांधीनगर, इंदौर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और बेंगलुरु, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इंदौर, गांधीनगर, जयपुर, मोहाली, नोएडा, श्रीनगर, गुवाहाटी आदि क्षेत्रों में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स।
जोरंग अपमार्जक अम्ल लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्को, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की शुद्धियाँ हैं। तापीय प्रदूषण: जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियाँ, तालाब को छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। और जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक भाव, पैकिंग और लवण तथा कूड़ा करकट मृदा का उपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देता है। ध्वनि प्रदूषण: ध्वनि प्रदूषण खिन्नता तथा उत्तेजना से ही वर्ण, श्रवण असम्मता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक अवस्थाएं भी बढ़ती हैं। ध्वनि प्रदूषण से अनचाही ध्वनि उत्तेजना, मानसिक चिंता का होना, औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी के चीरने के कारण कारखाने, गैसीय आंतरिक विद्युत ड्रिल, इनसे अधिक ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम: कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न उपाय हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्था में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण होता है। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले इनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट शोधन 3 चरणों में किया जाता है। यांत्रिक साधनों प्राथमिक शोधन: इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन: जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रैबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों का जड़त्वीय रूप में पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर का उपयोग लगाया जा सकता है। ऐसे मशीनरों का प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा सक्षम हो तथा ध्वनि प्रदूषण भी कम हो सकता है। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। ये चित्र है ना, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र हैं जो गंदगी को मुक्त करता है और शुद्ध जल को बाहर निकालता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। विद्युत कॉरपोरेशन एक ये मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरणीय प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र हैं। ये निगम प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन जैसे जल, खनिज तेल जैसे ईंधन संरक्षण नीति हिमायती तथा इन्हें ध्यान रखकर भी ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। मतलब ये गंदगी नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसके पास में इसके ISO यानी प्रमाण पत्र हैं। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरण का सही उपयोग करके विद्युत
विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र का सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्र को पारिस्थितिकी के रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये हैं दोस्तों चित्र रामागुंडम संयंत्र का, जहाँ पर बिल्कुल गंदगी नहीं होती। ये देखो प्रकृति उग रही है, बहुत ध्यानपूर्वक काम होता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये पार्ट हो चुका है पूरा द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करना प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय।